हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है यूरोपीय परिदृश्य 1919 से 1923। ये अध्याय 59 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूरोप में नए राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार की समाप्ति के साथ कई यूरोपीय राष्ट्र स्वतंत्र राज्यों के रूप में उदित हुए। इनका उदय हुआ। ये राज्य थे एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, फिनलैंड, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया। साथ ही कुछ नए राज्य पुराने राज्य में नए क्षेत्र मिलाने से बने, जैसे यूगोस्लाविया। 1922 ईस्वी में आयरलैंड को, जो इंग्लैंड से स्वतंत्र होने के लिए संघर्ष कर रहा था, विभाजित किया गया। आयरिश फ्री स्टेट को अधिराज्यत्व यानी डोमिनियन का दर्जा दिया गया, जबकि उत्तरी आयरलैंड ने, जिसमें 6 काउंटियां थी, ब्रिटेन से अपना संबंध बनाए रखा। आयरिश फ्री स्टेट ने स्वयं को आयर के नाम से एक संप्रभुता युक्त राज्य, जो आगे चलकर आयरलैंड गणतंत्र बना, तथा हंगरी और ऑस्ट्रिया ये 2 अलग राज्य बन गए। सर्वसत्तावादी शासनों का जो उदय है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जिन देशों ने अपने यहाँ सर्वसत्तावादी सरकारें कायम नहीं होने दी, उनमें स्कैंडिनेवियाई देशों के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस और चेकोस्लोवाकिया थे। लेकिन इन देशों को भी जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ा। ब्रिटेन में 20 लाख बेरोजगार लोग थे। लेबर पार्टी ने बेरोजगारी दूर करने के लिए कदम उठाने, अमीरों पर भारी कर लगाने, मजदूरी बढ़ाने, बड़े पैमाने पर निर्माण कार्यक्रम आरंभ करके आवासों की कमी को दूर करने आदि के लिए अभियान चला रखा था। इस काल में फ्रांसीसी सरकार पर बड़े उद्योगपति और बैंकर हावी थे। फ्रांस की महत्वाकांक्षा क्या थी? यूरोप की परम शक्ति बनने की थी, और इस उद्देश्य से उसने जर्मनी के संसाधनों को अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश की। नवोदित राज्य चेकोस्लोवाकिया को गणतंत्र घोषित कर दिया गया, जिसका अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति तामस मसारिक बना। 1919 ईस्वी में चेकोस्लोवाकिया ने एक संविधान अपनाया। वहां अनेक महत्वपूर्ण सुधार लागू किए गए, और जहां पूर्वी तथा दक्षिणी यूरोप के ज्यादातर देश 2 युद्धों के मध्य के काल में आर्थिक दृष्टि से पिछड़ रहे, वहीं चेकोस्लोवाकिया का तीव्र औद्योगिक विकास हुआ। इसके बाद के वाइमर गणतंत्र के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जर्मनी में 1919 ईस्वी में एक संसदीय गणतंत्र स्थापित किया गया। इसे लोग वाइमर गणतंत्र के नाम से जानते हैं। इसका कारण यह है कि वाइमर नगर में ही उस संविधान सभा का अधिवेशन हुआ था, जिसमें नया संविधान निर्मित हुआ। इस संविधान में अनेक विशेषाधिकारों से संपन्न एक राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, संसद के प्रति जिम्मेदार एक चांसलर यानी प्रधानमंत्री, तथा सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित राइक्सरा नामक संसद की व्यवस्था की गई थी। उग्र राष्ट्रवाद का विरोध करने वाले समाजवादी लोकतांत्रिक दल यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और साम्यवादी दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी प्रबल राजनीतिक दलों के रूप में उभरे। समाजवादी लोकतांत्रिक दल 1930 ईस्वी तक जर्मनी के शासक दलों में से एक था, और इस बीच सर्वसत्तावादी मंडलिया और दल उभरने लगे थे। ये दल लोकतंत्र के निंदक थे और वायसराय की संधि को अस्वीकार कर देने की हिमायत करते थे, तथा युद्ध की महिमा का ये बखान किया करते थे। उन्होंने लोकतांत्रिक पद्धति से निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट करके उसके स्थान पर तानाशाही स्थापित करने के षड्यंत्र रचे। उन्होंने युद्ध में जर्मनी की पराजय के लिए यहूदियों और साम्यवादियों को दोषी बताया, और देश को उनके प्रभाव से मुक्त कराने के लिए हत्याएं और आतंक की योजनाएं बनाई। 1920 ईस्वी में उन्होंने षड्यंत्र के द्वारा सत्ता प्राप्त करने का प्रयास किया। एक षड्यंत्रकारी संगठन के स्वयंसेवकों तथा सेना में उनके समर्थकों ने बर्लिन पर अधिकार कर लिया। समाजवादी लोकतांत्रिक दल की सरकार को भंग कर दिया गया, और काप नाम से एक व्यक्ति के अधीन एक नई सरकार स्थापित कर दी। 1919 ईस्वी में नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी यानी राष्ट्रवादी समाजवादी जर्मन श्रमिक दल का गठन किया गया था, जिसे संक्षेप में नाजी दल कहा जाता था। देखिए, एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में इस दल ने 1923 ईस्वी में एक विद्रोह करने का प्रयास किया था, जिसका दमन कर दिया गया। इसके बाद वाइमर गणतंत्र की आर्थिक समस्याएं, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। जर्मनी को मित्र शक्तियों को क्षतिपूर्ति के तौर पर 600 करोड़ पाउंड देने थे, और 1921 ईस्वी में उसने 5 करोड़ पाउंड की पहली किस्त चुका दी, लेकिन आगे की किस्तों की पूरी अदायगी करने में यह था असमर्थ था। अनियंत्रित मुद्रास्फीति के कारण जर्मन अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी। 1921 ईस्वी का अंत होते होते जर्मन मुद्रा मार्क था, इसका मूल्य गिरकर पहले के मुकाबले 50वां हिस्सा रह गया था। पहले
20 मार्क एक ब्रिटिश पाउंड के बराबर हो गए थे। 1922 ईस्वी में उसमें और भी गिरावट आई और जनवरी 1923 ईस्वी में बेल्जियम और फ्रांस के सेनाओं ने रूर घाटी पर जो है अधिकार कर लिया, जो जर्मनी के कोयला और धातु उद्योगों का ये केंद्र थी। उन्होंने यह कार्रवाई जर्मनी के कोयला और इस्पात से अपनी क्षतिपूर्ति के रकमों की भरपाई के लिए की थी। जर्मन सरकार ने बेशुमार कागजी मुद्रा छापना जो है प्रारंभ कर दिया, जिससे भारी संकट उपस्थित हो गया। नवंबर 1923 तक जो है जर्मन मुद्रा कौड़ी के मोल भी नहीं रह गई थी। अब एक ब्रिटिश पाउंड की कीमत 5 अरब मार्क हो गई थी। तो जो जर्मन मुद्रा थी वो कौड़ी के बराबर भी नहीं रह गई थी और एक ब्रिटिश पाउंड की कीमत 5 अरब मार्क हो गई थी। 1923 ईस्वी के अंत में एक मुद्रा सुधार कार्यक्रम जो है लागू किया गया। सुधार अनिवार्य हो गया था, लेकिन जर्मन लोगों के कई वर्गों के लिए वह विनाशकारी सिद्ध हुआ। एक नई मुद्रा का चलन आरंभ कर दिया गया। इसका मतलब यह था कि लाखों लोगों की बचतें देखते देखते क्या हो गया, शून्य हो गई। जो लाखों लोगों ने बचत कर रखी थी वो मतलब शून्य हो गया, उसका समाप्त हो गया, अस्तित्व ही खत्म हो गया। सबसे बुरा हाल मध्य वर्ग तथा निम्न मध्य वर्ग यानी वेतन भोगी लोगों का हुआ। लाखों लोग अचानक निर्धन हो गए और इस विपत्ति से सबसे ज्यादा लाभ नाजी दल को हुआ। हताश होकर अपने ऋण के लिए बहुत से लोग इस दल की जो है क्या हुए, इस दल की ओर उन्मुख हो हुए, इस दल की ओर अग्रसर हुए। 1924 ईस्वी में संयुक्त राज्य और अन्य देशों से मिलने वाले ऋणों के बल पर जर्मन अर्थव्यवस्था संभलने लगी और इन ऋणों से जर्मनी जो था, इन ऋणों से जर्मनी ने नए सिरे से अपनी जो है अर्थव्यवस्था का निर्माण करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, आरंभ कर दिया और साथ ही क्षतिपूर्ति की रकमें भी अदा करने लगा। इसके बाद इटली में फांसीवाद, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इटली में युद्ध के शीघ्र बाद इटली में जो वार हुआ, तो इटली में युद्ध के शीघ्र बाद के वर्षों के दौरान बेरोजगारी और जनक्षोभ व्यापक रूप से फैला हुआ था। लोगों में असंतोष व्यापक रूप से फैला हुआ था, बेरोजगारी उसी तरह कायम थी। इटली में एक लोकतंत्र विरोधी हिंसक आंदोलन यानी फांसीवादी आंदोलन का जन्म हो चुका था। राष्ट्र के शत्रु माने जाने वाले लोगों, खासकर समाजवादियों, साम्यवादियों तथा श्रमिकों एवं किसानों के आंदोलनों के नेताओं को आतंकित करने के लिए सशस्त्र, याद रखिएगा इनको, मतलब कि डराने के लिए, आतंकित करने के लिए सशस्त्र दल खड़े किए गए जो फासिस्ट कहलाते थे। क्या कहलाते थे? फासिस्ट कहलाते थे। देखिए, अगर बात किया जाए तो इटली की औपनिवेशिक तथा महान शक्ति कहलाने की अपनी महत्वाकांक्षाएं थी, जिन्हें मित्र शक्तियां संतुष्ट नहीं कर पाई। यूरोप में इटली को ऑस्ट्रिया के कुछ प्रदेश मिले थे, लेकिन उपनिवेशों में हिस्सा पाने की उसकी जो आकांक्षा थी वो अतृप्त रह गई, अधूरी रह गई। शासक वर्गों को फांसीवादी आंदोलन के रूप में अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने का एक उपकरण नजर आया। नवंबर 1921 ईस्वी में राष्ट्रीय फांसीवादी पार्टी जो है स्थापित की गई, जिसका नेता बेनितो मुसोलिनी था। कौन? बेनितो मुसोलिनी। तो राष्ट्रीय फांसीवादी पार्टी स्थापित हुई, जिसके नेता कौन था? बेनितो मुसोलिनी। हड़तालें तोड़ने और साम्यवादी तथा समाजवादी नेताओं की हत्या करने के लिए हजारों काला कुर्ताधारी यानी ब्लैक शर्ट्स भर्ती किए गए। ये काला जो है शर्ट पहनते थे, इन्हें ब्लैक शर्ट्स कहा जाता था, काला कुर्ताधारी कहा जाता था। ये लोग जो है भर्ती किए गए। सरकार बढ़ती हुई फांसीवादी हिंसा के प्रति उदासीन रही। फांसीवादी 1919 ईस्वी में संसद में एक भी स्थान जो है नहीं जीत पाए, जबकि 1921 ईस्वी में उन्होंने 35 स्थान जीते थे। तो 1919 ईस्वी में संसद में एक भी स्थान नहीं जीत पाए, लेकिन 1921 ईस्वी में उन्होंने 35 स्थान जीत लिए। फांसीवादियों ने बोलोना और मिलान नगरों पर जो है बलपूर्वक अधिकार स्थापित कर लिया। 24 अक्टूबर 1924 को उन्होंने रोम की ओर जो है एक प्रयाण मार्च का जो है आयोजन किया। रोम की ओर एक प्रयाण मार्च का आयोजन किया 1924 में। इन सशस्त्र प्राणियों के दमन के बदले सरकार ने उनके सामने जो है आत्मसमर्पण कर दिया। तो इन सशस्त्र प्रयाणियों के दमन के बदले सरकार ने क्या किया? अपने आप को समर्पण कर दिया। इटली के राजा बेनिटो मुसोलिनी को जो है, जो स्वयं इस प्रयाण में शामिल भी नहीं था, सरकार बनाने के लिए इसे निमंत्रित किया गया। उसने शीघ्र ही तानाशाही अधिकार हस्तगत कर लिए और काले कुर्ताधारी गिरोह के द्वारा मचाए गए आतंक के बीच 1924 ईस्वी में वो चुनाव जो है, मतलब उसके
इस बीच 1924 में चुनाव करवाए गए और 1926 ईस्वी में सभी गैर फांसीवादी दलों और संगठनों को अवैध घोषित करके इन्हें भंग कर दिया गया। 1924 से 1936 ईस्वी तक के जो यूरोप है इसके बारे में देख लेते हैं, यहाँ पे कैसी कैसी घटनाएं घटित हुई हैं। तो पहला जो घटना है वह है यूरोप पर आर्थिक मंदी का प्रभाव। तो इस समय जो यूरोप पर आर्थिक मंदी का जो प्रभाव है किस तरह से व्यापक था, किस तरह से प्रभाव कायम रहा। 1920 के दशक के मध्य से आर्थिक समुत्थान का जो दौर आरंभ हुआ वह 1929 ईस्वी में समाप्त हो गया। 1929 से 30 ईस्वी के कालावधि को जो है दुख स्वप्न का प्रारंभ कहा गया है। यह दुख स्वप्न 1933 ईस्वी तक जारी रहा, यानी ये जो सपना है दुखों का सपना रहा, जिसके बाद फिर से इसके समुत्थान का काल जो है प्रारंभ हुआ। इसकी उन्नति का जो काल है वो फिर से प्रारंभ होता है। यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं पर उपस्थित संकट 1929 ईस्वी में संयुक्त राज्य में आई महामंदी का सीधा परिणाम था। अमेरिका ने यूरोप को कर्ज देना बिल्कुल बंद कर दिया और लगातार कर्ज मिलते रहने से जिन देशों की अर्थव्यवस्था का विकास हुआ था उन पर इसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ा, जैसे जर्मनी पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ा। अमेरिका की तरह यूरोप में भी उद्योग धंधे बंद होने लगे और करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। 1932 ईस्वी में जर्मनी में 60 लाख लोग बेरोजगार थे। कितने? 60 लाख। और लगभग आधी आबादी विपन्न थी। ब्रिटेन में बेरोजगारों की संख्या 30 लाख थी। जो यूरोपीय देश बुनियादी तौर पर कृषि प्रधान रह गए थे उन पर भी इसका बहुत ज्यादा असर पड़ा। तो बहुत बुरा असर पड़ा और उनका प्रभाव जो है मतलब कि अनेक कृषि उत्पादों के निर्यात पर रहा। कृषि उत्पादों की कीमतों में भारी गिरावट से उनकी अर्थव्यवस्था पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ा। हर देश ने अपने यहाँ के आयात पर प्रतिबंध लगा दिए, जिसके गंभीर परिणाम हुए। यूरोप के आर्थिक संकट के राजनीतिक परिणाम लोकतंत्र के लिए विनाशकारी साबित हुए। इस सदी के समाप्त होते होते यूरोप के अधिकांश देशों में सर्वसत्तावादी और फांसीवादी शासन कायम हो चुके थे और जिन देशों में लोकतंत्र बचा भी रहा उनमें भी फांसीवादी शक्तियों के प्रभाव में वृद्धि हुई। जर्मन में आधुनिक काल का सबसे बर्बरतापूर्ण जो शासन है वह स्थापित हुआ। और इसके बाद ब्रिटेन का जो घटना चक्र है इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था में आमूल परिवर्तन करने के वादे के बल पर 1924 ईस्वी में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की प्रथम सरकार बनी। वह कुछ भी करके दिखा नहीं पाई और 10 महीनों में ये सरकार समाप्त हो गई। भय फैलाने के लिए लिखे गए एक जाली पत्र ने इस सरकार के पतन में कुछ योगदान किया। यह पत्र जिनोवीव के नाम से लिखा गया था, जो उन दिनों कोमिंटर्न का अध्यक्ष था। उसमें ब्रिटेन के साम्यवादियों को वहां विद्रोह कराने और ब्रिटिश थल सेना तथा नौसेना में आंतरिक व्यवधान उत्पन्न करने की चेतावनी दी गई थी। कंजर्वेटिव पार्टी ने लेबर पार्टी पर साम्यवादियों की सहानुभूति रखने का आरोप लगाकर उस पर प्रहार किया और अक्टूबर में उसने पुनः सत्ता प्राप्त कर ली, जो 1929 ईस्वी तक कायम रही। इसी दौर में ब्रिटिश इतिहास की सबसे बड़ी हड़ताल हुई, जो कि नाकामयाब रही। मई 1926 में मजदूरी में कटौती और काम के घंटों में बढ़ोतरी की आशंका के विरुद्ध ब्रिटेन के कोयला खान मजदूरों ने हड़ताल कर दी। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने पूरे तौर पर कोयला खान मालिकों का पक्ष लिया। 4 मई 1926 को 30 लाख श्रमिकों ने कोयला खान के श्रमिकों के प्रति सहानुभूति में हड़ताल की। इसके बाद देखिए, अगर बात किया जाए तो हड़तालियों ने जो हड़ताल किए थे, इन लोगों ने रेलकर्मी, परिवहन मजदूर थे, तो हड़तालियों में रेलकर्मी, परिवहन मजदूर, इस्पात उद्योग श्रमिक तथा कुछ अन्य उद्योग के मजदूर शामिल हुए और इस हड़ताल को आम हड़ताल के नाम से जाना जाता है। हड़ताल के प्रति सरकार के पूर्णतः विरोधी रवैया और आम जनता को उसके विरुद्ध खड़ा करने के लिए किए गए भारी प्रचार के फलस्वरूप 12 मई को आम हड़ताल वापस ले ली गई। फिर भी खान मजदूरों की हड़तालें कई महीनों तक चलती रही, जो आखिर में पूरी असफलता के साथ समाप्त हो गई। श्रमिकों को कम मजदूरी और काम के अधिक घंटों के शर्त पर काम पर लौटने को विवश होना पड़ा। तो मजदूरी कम और काम के घंटे जो कार्य करने के घंटे थे वो अधिक हो गया और ये जो शर्त था इस पर ये वापस लौटे, विवश होकर अपने काम पे वापस गए। जब ब्रिटेन आर्थिक संकट के चपेट में आया तब लेबर प्रधानमंत्री ने
वेतन और मजदूरी में कटौती और बेरोजगारी राहत और समाज कल्याण के अन्य कार्यक्रमों में कमी करके इसे निपटना चाहा। अधिकांश मंत्रियों ने इसमें उसका जो है साथ देने से मना कर दिया, फलतः उसने त्यागपत्र दे दिया। अब एक राष्ट्रीय सरकार का जो है गठन किया गया जिसमें ज्यादातर मंत्री कंजर्वेटिव पार्टी के थे। इस बीच ब्रिटेन में एक फांसीवादी आंदोलन उभरा जो यहूदियों के विरुद्ध हिंसा की हिमायत करता था और जिसने मतलब अर्थव्यवस्था तथा उपद्रव फैलाए। तो अव्यवस्था या अर्थव्यवस्था को जो है इन्होंने पूरी तरह से मतलब कि तोड़ मोड़ दिया और अव्यवस्था और उपद्रव हुआ, ये बहुत ज्यादा फैला। और 1931 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य के गोरे अधिराज्य यानी डोमिनियन यानी गोरों से आबाद देशों के ब्रिटिश अधिराज्य लगभग स्वतंत्र हो गए। वे ब्रिटिश राष्ट्रकुल यानी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के सदस्य तो बने रहे, लेकिन अब ब्रिटिश कानून उन पर लागू नहीं रहे, वे अपनी स्वतंत्र नीतियों पर चलने लगे। अन्य पश्चिमी देशों की तरह ब्रिटिश सरकार ने भी फांसीवाद के तुष्टीकरण की नीति अपनाई। इसके बाद फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फ्रांस में यह अस्थिरता का समय था। फ्रांस के मन में यूरोप की सौर प्रमुख शक्ति बनने की महत्वाकांक्षा पल रही थी और उसने भारी शस्त्रीकरण कार्यक्रम जो है आरंभ कर दिया था। जर्मनी के कोयला तथा इस्पात उद्योग को हथियाने के लिए फ्रांस के द्वारा रूर घाटी पर जो है किस घाटी पर रूर घाटी पर अधिकार कर लिया गया और 1924 ईस्वी के बाद फ्रांस को रूर से वापस चला जाना पड़ा। 1933 ईस्वी में फ्रांस एक भारी घोटाले में क्या हुआ, डामाडोल हो गया और याद रखिएगा एलेक्जेंडर अस्ताविस्की नामक एक मतलब कि सटोरिये ने लोगों को ठग कर 60 करोड़ फ्रैंक की विशाल संपत्ति ग्रहण कर ली थी। इस घोटाले को बहाना बनाकर फांसीवादियों ने पेरिस पर अधिकार करके जो है सरकार को भंग कर सत्ता हथियाने की प्रयास किया, लेकिन साम्यवादियों और समाजवादियों ने इन फांसीवादी षड्यंत्र को जो है विफल करने के लिए श्रमिकों को लामबंद कर दिया। देखिए इसके बाद अगर बात किया जाए तो 1936 ईस्वी में फांसीवाद के खतरे का मुकाबला करने और खास तौर पर जो है श्रमिकों के कल्याण के लिए फिर आवश्यक आर्थिक सुधार करने के उद्देश्य से साम्यवादियों, समाजवादियों तथा आमूल परिवर्तनवादी समाजवादियों का एक जन मोर्चा जो है गठित किया गया। जन मोर्चे ने चुनाव में विजय पाई और साम्यवादियों, समाजवादियों और आमूल परिवर्तनवादी समाजवादियों ने मिलकर जन मोर्चा सरकार बनाई। अपने शासन के प्रथम वर्ष में जब लियो ब्लूम प्रधानमंत्री था, कौन, लियो ब्लूम, तब जन मोर्चा सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। ठीक है, शस्त्र उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया गया, मजदूरी तथा वेतन में कटौती समाप्त कर दी गई और श्रमिकों के लिए सप्ताह भर के लिए 40 घंटे का कार्यकाल सुनिश्चित किया गया। फ्रांस की विदेश नीति का उद्देश्य अपनी महाशक्ति बनने की आकांक्षाओं की पूर्ति करना और जर्मनी की ओर से किसी भी प्रकार के संभावित अतिक्रमण से अपनी रक्षा की व्यवस्था करना था। उसकी शहर पर रोमानिया, युगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया के बीच एक गठबंधन कायम हुआ था जो लघु सुदृढ़ संघ के नाम से प्रसिद्ध है। 1920 ईस्वी के दशक में फ्रांस ने कई सुरक्षा दुर्ग बनवाए जिससे जर्मनी से युद्ध होने पर वह फ्रांस में तेजी से आगे न बढ़ पाए। यह रक्षा प्रणाली मगिनो रेखा के नाम से विख्यात है, मगिनो रेखा। 1935 ईस्वी में उसने क्या किया, सोवियत संघ के साथ एक द्विपक्षीय सहायता समझौता किया। एडवर्ड दलादिया के नेतृत्व में जो सरकार बनी उसने ब्रिटिश सरकार की तरफ जो है फांसीवादी देशों के तुष्टीकरण की नीति अपनाई। इसके बाद पुर्तगाल तथा स्पेन, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, युगोस्लाविया तथा अन्य देशों में सर्वसत्तावादी और अर्ध फांसीवादी सरकारें स्थापित की जा चुकी थी। 1930 के दशक के आरंभ में पुर्तगाल में सालाजार है, इसने सेना की मदद से फांसीवादी तानाशाही कायम की थी। जर्मनी और इटली की फांसीवादी सरकारों से वह हमदर्दी रखता था और ब्रिटेन से मैत्रीपूर्ण संबंध रखते हुए उसने स्पेन में गणतंत्रवादियों को उखाड़ने में योगदान किया। ठीक है, स्वयं को गणतंत्र घोषित करने के बाद स्पेन को अनेक गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वहां फेलंजे नामक एक फांसीवादी आंदोलन जोर पकड़ने लगा। इस आंदोलन को कैथोलिक चर्च का समर्थन प्राप्त था। स्पेनी फांसीवादियों ने राजनीतिक हत्याएं की और सेना में अपने कई समर्थक तैयार कर लिए।
1936 ईस्वी में स्पेन में चुनाव हुआ। फांसीवाद के खतरे का सामना करने के लिए एक जन मोर्चा जो है खड़ा किया गया। आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा अगर बात किया जाए तो देखिए जन मोर्चा चुनाव में विजयी हुआ। इस मोर्चे में सभी मतलब कि समाजवादी दल और साम्यवादी दल तथा अराजकतावादी यानी अनार्किस्ट तथा वामपंथी गणतंत्रवादी शामिल थे। और जन मोर्चा सरकार ने हजारों राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया और महत्वपूर्ण आर्थिक तथा राजनीतिक कदम उठाए। स्पेनी फांसीवादी फिलंजे सेना था, इसके जनरलों के साथ जो मिले और स्पेन में विनाशकारी गृह युद्ध आरंभ हो गया। तो स्पेनी फांसीवाद फिलंजे सेना के जनरलों के साथ क्या किया, जा मिला और स्पेन में विनाशकारी गृह युद्ध जो है अब आरंभ हो गया। इसके बाद जर्मनी में नाजीवाद की जो विजय है इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए इस काल की सबसे गंभीर घटना जर्मनी में फांसीवाद की विजय थी। जो इस काल के सबसे जो मतलब गंभीर घटना है वो क्या है, जर्मनी में फांसीवाद की विजय। फांसीवाद का जर्मन रूप नाजीवाद सबसे अधिक बर्बरतापूर्ण था। इटली के फांसीवाद की तरह जर्मनी का नाजीवाद भी राजनीतिक लोकतंत्र तथा नागरिक स्वतंत्रता को जो है तिरस्कृत दृष्टि से देखता था और युद्ध की महिमा का ये गुणगान करता था। जिस प्रकार इटली के फांसीवादी रोमन साम्राज्य के वैभव के पुनः प्रतिष्ठित करने का नारा लगाते थे, उसी प्रकार जर्मनी के नाजीवादी प्राचीन ट्यूटोनी साम्राज्य की महानता को फिर से वापस लाना चाहते थे। देखिए नाजियों ने गैर यहूदी जर्मन में सामी यानी सेमिटिक जाति, सामी जाति यानी यहूदियों के प्रति विरोध की भावना को उभारा और उनका मानना था कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के लिए यहूदी जिम्मेदार थे। उन्होंने जर्मन जाति की शुद्धता और सुनहली आर्य नस्ल का जो है ढिंढोरा पीटा। उनका ध्येय जो है, उनका जो विजन था वो था जर्मन नस्ल के सभी लोगों को एक राज्य में संगठित करने का, जिससे महान जर्मनी का जो है निर्माण किया जा सके। उन्होंने अपने लोगों के भरण पोषण के लिए भूमि और प्रदेशों का दावा किया और उनका कहना था कि अतिरिक्त जर्मन आबादी को बसाने के लिए अधिक भूमि और प्रदेश आवश्यक है। देखिए नाजियों ने जर्मन लोगों के युद्ध में पराजित होने के अपमान को आधार बनाकर स्वयं के हितों की व उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयोग किया। उन्होंने लोगों को थोपी गई शांति की जो है उन अन्यायपूर्ण धाराओं की याद दिलाई जिनके तहत जर्मनी को मतलब युद्ध अपराध स्वीकार करने और क्षतिपूर्ति पर राजी होना पड़ा था। उन्होंने लोगों को इस सबक जो लोग हैं उन्होंने लोगों को क्या किया, इस सबका मार्जन करके राष्ट्रीय स्वाभिमान वापस दिलाने का क्या किया, सब्ज बाग दिखाया। देखिए इस विचारों को सेना से काफी समर्थन मिला, जिससे क्या हुआ, ज्यादातर अफसर जमींदार वर्ग के थे। ये लोग अपनी हार का बदला लेना चाहते थे तो इनका समर्थन मिला। सबसे मुख्य बात यह हुई कि उन्हें जर्मन उद्योगपतियों का पूरा समर्थन मिला, क्योंकि समाजवादी और साम्यवादी दलों के प्रबल होने से वे लोग चिंतित हो उठे थे। देखिए इटालवी फांसीवादियों की तरह नाजियों ने भी सशस्त्र स्वयं सेवक तैयार किए, जिन्हें एस ए कहा जाता था, एस ए। और इसको जो है साधारणतः मतलब कि भूरी शर्टधारी यानी भूरे रंग के शर्ट धारण करने वाले जो है कहा जाता था, तो भूरी शर्टधारी कहा जाता था। ये लोग दिनों दिन कह सकते हैं कि जो दिनों दिन बढ़ते पैमाने पर फांसीवादी विरोधियों तथा यहूदियों पर अत्याचार और हत्या करने लगे, उनकी संपत्ति जो है नष्ट करने लगे और उन्हें तरह तरह के सार्वजनिक रूप से अपमानित करने लगे। ये लोग दिनों दिन बढ़ते पैमाने पर फांसीवादी विरोधियों को क्या किया, फांसीवादी विरोधियों तथा यहूदियों पर अत्याचार और हत्या करने का जो है आरोप या हत्या करने लगे। इनको अत्याचार का सामना करना पड़ा, उनकी संपत्ति को नष्ट करने लगे ये लोग और उन्हें तरह तरह से जो है सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का जो है इन लोगों ने क्या किया, शुरू कर दिया। 1930 ईस्वी तक भूरी कमीजधारियों की संख्या लगभग 1 लाख के पार पहुंच गई। उनके और साम्यवादियों के बीच अक्सर झगड़े हो जाते थे, लेकिन नाजियों की बढ़ती नृशंसता को रोकने के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। फिर भी 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट के पूर्व तक नाजियों का जन समर्थन सीमित था। 1928 के चुनाव में उन्होंने, याद रखिए, राइक्सटाग में केवल 12 सीटें जीती थी। उन्हें
समाजवादी और लोकतंत्रवादियों के 90 लाख और साम्यवादी पार्टी के 30 लाख वोटों के मुकाबले सिर्फ 8 लाख के आसपास वोट मिले थे। 1930 ईस्वी के चुनाव में उनको प्राप्त मतों की संख्या 65 लाख पर पहुंच गई थी। अप्रैल 1932 में राष्ट्रपति पद के चुनाव में पॉल फान हिडेनबर्ग, जिसने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन सेना का नेतृत्व किया था और अब 80 की उम्र पार कर चुका था, 1,85,00,000 मत प्राप्त करके विजयी हुआ। इस चुनाव में हिटलर को 1,10,00,000 वोट प्राप्त हुए थे। जुलाई 1932 में राइक्सटाग के लिए जो चुनाव हुए उसमें नाजी पार्टी सबसे बड़े एकल दल के रूप में उभरी। 30 जनवरी 1933 को हिडेनबर्ग ने हिटलर को जर्मनी का चांसलर यानी प्रधानमंत्री नियुक्त किया। हिटलर ने हिडेनबर्ग की राइक्सटाग को भंग करके 5 मार्च 1933 को उसे नए चुनाव कराने के लिए मना लिया और चुनाव के 5 दिन पहले 27 फरवरी 1933 को राइक्सटाग की इमारत में आग लगा दी गई। आनन फानन में हजारों लोग गिरफ्तार कर लिए गए, जिनमें जॉर्जी दिमित्रो भी शामिल था। दिमित्रो बुल्गारिया के साम्यवादी दल का नेता था और उन दिनों वो जर्मनी में ही रहता था। कुछ महीनों के अंदर हिटलर ने अपनी तानाशाही की जड़ें जमा ली। उसने समाजवादी, लोकतंत्रवादियों, साम्यवादियों, श्रमिक नेताओं तथा अन्य नाजी विरोधियों को आतंकित करने और उनकी हत्या कराने का रास्ता अपनाया। आगे बढ़ते हैं। तो अगर बात किया जाए तो समाजवादी, लोकतंत्रवादी दल और साम्यवादी दल पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया। 1934 ईस्वी में हिटलर जर्मनी का राष्ट्रपति बन बैठा और सत्तारूढ़ होते ही हिटलर ने गोपनीय रूप से देश को पुनः हथियार बंद करना प्रारंभ कर दिया। अक्टूबर 1933 में जर्मनी राष्ट्र संघ से अलग हो गया और जर्मनी ने वायुसेना का गठन आरंभ कर दिया, जबकि वर्साय की संधि में इस पर स्पष्ट पाबंदी लगा दी गई थी। मार्च 1935 में हिटलर ने घोषणा की कि वर्साय की संधि ने जर्मन सैनिक शक्ति पर जो प्रतिबंध लगाए थे उनसे अब जर्मनी बंधा हुआ नहीं है। उसने थल सेना और वायु सेना के पुनर्गठन के साथ ही एक नौसेना का निर्माण भी आरंभ कर दिया और जुलाई 1936 में विसैन्यकृत राइनलैंड पर जर्मनी सेना का प्रभुत्व स्थापित हो गया। वर्साय की संधि के शर्तों का पूर्ण उल्लंघन करने वाले इन कदमों का किसी भी पश्चिमी ताकत ने कोई विरोध नहीं किया। इसके बाद राष्ट्र संघ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, राष्ट्र संघ की स्थापना के समय 44 सदस्य थे, 44 सदस्य थे। कितने? 44। रूस और जर्मनी, जिन्हें की इरादतन बाहर रखा गया था, इसमें शामिल ये नहीं थे। यूरोप के बहुत से देश, लैटिन अमेरिका के अधिकांश देश, एशिया से ईरान, जापान, चीन, थाईलैंड और भारत, जो कि अब तक एक उपनिवेश था, अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीकी संघ, इथोपिया और लाइबेरिया तथा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसके सदस्य थे। राष्ट्र संघ की एक महासभा, एक परिषद और एक सचिवालय था। महासभा में सभी देशों को प्रतिनिधित्व प्राप्त था और प्रत्येक देश को एक मत देने का अधिकार था। आरंभ में परिषद के 9 सदस्य थे, जिनमें से ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये 5 देश अस्थायी सदस्य और शेष 4 अस्थायी सदस्य थे। 1926 ईस्वी में जर्मनी को सम्मिलित किया गया तथा 5वां अस्थायी सदस्य इसे बनाया गया। याद रखिएगा, जर्मनी 5वां अस्थायी सदस्य बना। जर्मनी को लोकार्नो, स्विट्जरलैंड में 1925 ईस्वी में आयोजित बैठक में दाखिला दिया गया था। बैठक में जर्मनी सहित 7 यूरोपीय देश शामिल हुए थे, लेकिन सोवियत संघ को बाहर रखा गया। इस बैठक में एक समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए, जिसके तहत जर्मनी व फ्रांस, जर्मनी व बेल्जियम के मध्य की पूर्ववर्ती सीमाओं को अस्थायी माना गया और 1928 ईस्वी तक यूरोप के सभी देश राष्ट्र संघ के सदस्य बन चुके थे। सोवियत संघ को 1934 ईस्वी में दाखिला दिया गया। तब तक जर्मनी और जापान संघ का त्याग कर चुके थे। जर्मनी और जापान संघ का त्याग कर चुके थे। संघ में यूरोपीय देशों का, खास तौर से ब्रिटेन और फ्रांस का प्रभुत्व था। ठीक है, जिस किसी विवाद से कोई बड़ी ताकत उलझी होती थी, जिस किसी विवाद से कोई बड़ी ताकत उलझी होती थी, उसमें अतिक्रमण को रोकने, सदस्य देशों की स्वतंत्रता और प्रादेशिक अखंडता की रक्षा करने और शांति की हिफाजत करने में सर्वथा असमर्थ सिद्ध हुआ। जापान ने मंचूरिया पर अधिकार करके वहां
मंचुकु नाम की जो है एक कठपुतली सरकार जो है स्थापित कर दी। मंचुकु प्रथम विश्व युद्ध के बाद यह नग्न अतिक्रमण की पहली जो है बड़ी कार्रवाई थी। लीग ने मंचुकु सरकार को मान्यता देने से इनकार कर दिया, लेकिन जापान से उससे जो है यह कहते नहीं बना कि वह 1931 ईस्वी से पूर्व की व्यवस्था पुनः स्थापित कर दे और अपना अतिक्रमण वापस ले। कुछ साल बाद ही जापान ने चीन पर जो है भीषण आक्रमण शुरू कर दिए। अक्टूबर 1935 में इटली ने 6 लाख की विशाल सेना लेकर जो है इथोपिया पर क्या कर दिया, आक्रमण किया। नवंबर में संघ ने इटली के खिलाफ सीमित आर्थिक प्रतिबंध की घोषणा की। मार्च 1936 में इथोपिया के प्रबल प्रतिरोध के बाद भी इटली ने संघ के इस सदस्य राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। जुलाई 1936 में सीमित आर्थिक प्रतिबंध वापस ले लिया गया। सोवियत संघ ऐसा एकमात्र देश था जिसने अतिक्रमण को रोकने के लिए शक्ति प्रयोग और ब्रिटेन तथा फ्रांस के साथ जो है फासीवाद विरोधी मोर्चा कायम करने की हिमायत की। अक्टूबर 1936 ईस्वी में इटली और जर्मनी ने एक राजनीतिक सहयोग पर समझौता किया। यह समझौता रोम बर्लिन धुरी यानी रोम बर्लिन एक्सिस के नाम से प्रसिद्ध है। नवंबर 1936 में जर्मनी और जापान के बीच जो है एक कोमिंटन विरोधी समझौता हुआ था। 1937 ईस्वी में इटली राष्ट्रसंघ से जो है बाहर आ गया। स्पेन का गृह युद्ध, स्पेन का गृह युद्ध, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इटली और जर्मनी के संयुक्त अतिक्रमण का यूरोप में पहला शिकार स्पेन हुआ। जुलाई 1936 में फासीवादियों ने देश के अंदर स्पेनी उपनिवेशों में सैनिक विद्रोह करवा दिया। विद्रोहियों का प्रमुख नेता जनरल फ्रैंको था। वह स्पेन के मोरक्को स्थित उपनिवेश से अपनी सेना को लेकर विद्रोहियों का साथ देने स्पेन पहुंचा। 3 साल तक भीषण जो है गृह युद्ध निरंतर चलता रहा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर बात किया जाए तो इस बीच गणतंत्र विरोधी फासीवादी शक्तियों और उनके सहयोगियों ने, जो स्वयं को राष्ट्रवादी कहते थे, गणतांत्रिक सरकार को अपदस्थ करने के लिए इटली और जर्मनी की सहायता प्राप्त कर ली थी। स्पेनी गृह युद्ध ने यूरोप के 2 फासीवादी देशों को जो है एक साथ जोड़ दिया। उन्होंने स्पेनी फासीवादियों की सहायता से भारी मात्रा में शस्त्र, गोला बारूद और लड़ाकू विमान स्पेन में झोंक दिए और अपनी सेनाएं भी वहां उतार दी। विद्रोहियों ने विदेशी सहायता से देश के कई हिस्सों पर जो है अधिकार कर लिया और उन सभी लोगों के खिलाफ जिन पर किसानों तथा गणतंत्रवादियों का समर्थन करने का संदेह था, अत्याचार किए। और ऐसे नाजुक समय में इंग्लैंड, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका अहस्तक्षेप की नीति पर कायम रहे। इस नीति का मतलब यह था कि गणतंत्रवादियों को कोई मदद नहीं मिल सकती थी और उधर जो है फ्रैंको को जर्मनी तथा इटली की सैनिक सहायता निर्बाध मिलती रही। तो ये गणतंत्रवादियों के समर्थन में आगे आने वाला एकमात्र देश सोवियत संघ था। गणतंत्रवादियों ने नागरिकों की सहायता से अपनी प्रतिरक्षा का संगठन किया। नवंबर 1936 में उन्होंने राजधानी मैड्रिड की रक्षा जो है अपनी जान की बाजी लगाकर की और फ्रैंको की जो है सेना को उस पर अधिकार नहीं करने दिया। स्पेनी गृह युद्ध ने दुनिया की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया। 50 से ज्यादा देशों के फासीवादी विरोधी लोगों ने स्पेनी गणतंत्र की रक्षा के निमित्त लड़ने के लिए अपने नाम स्वयं सेवकों के रूप में दर्ज कराए और 40,000 स्वयं सेवकों की एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रिगेड तैयार कर ली गई। स्पेन में लड़ते हुए उनमें से हजारों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। इनमें जर्मन और इटालवी फासीवादी विरोधी लोग भी शामिल थे। जर्मन स्वयंसेवकों की बटालियन का नाम थालमान बटालियन रखा गया था। थालमान जर्मन साम्यवादी नेता थे जिसे नाजियों ने यातना शिविर में भेज दिया था और बाद में उनकी हत्या कर दी थी। स्पेन के गृह युद्ध को मात्र एक स्पेनी मामले के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि उसे फासीवाद और आक्रामक प्रवृत्तियों के खतरे से जो है ग्रस्त संपूर्ण विश्व का मुद्दा माना गया। देखिए, स्पेनी गणतंत्रवादियों को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की सहानुभूति का आश्वासन देने जवाहरलाल नेहरू स्पेन गए थे। विश्व के विभिन्न भागों के बहुत से लेखक, कवि और कलाकार स्पेनी गृह युद्ध में लड़े और उन्होंने विश्व लोकमत को गणतंत्र के समर्थन में लामबंद किया। देखिए, 20वीं सदी के सबसे बड़े चित्रकार, याद रखिएगा, पिकासो का, जो 20वीं सदी का सबसे बड़े चित्रकार थे जिनका नाम था पिकासो का ग्यूरेनिका का चित्र, ये बहुत महत्वपूर्ण कलाकृति माना जाता है। और देखिए, ग्यूरेनिका स्पेन का एक शहर था जिसे फासीवादियों के विमानों ने
बमबारी करके नष्ट कर दिया था और फरवरी 1939 ईस्वी तक स्पेन का अधिकतर भाग फांसीवादियों के हाथ में आ चुका था। ब्रिटेन तथा फ्रांस ने और कुछ समय बाद संयुक्त राज्य ने भी फ्रैंको की सरकार को मान्यता दे दी और मैड्रिड नगर मार्च के अंत तक प्रतिरोध करता रहा, लेकिन इस नगर के पतन के साथ ही स्पेन पर फांसीवादी सत्ता पूर्ण रूप से स्थापित हो गई। मुसोलिनी का जो उदय है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मुसोलिनी का उदय, देखिए मुसोलिनी ने मिलान नगर में फांसी दल की जो है स्थापना की थी मार्च 1919 में, और इसके बाद 1921 से 22 ईस्वी के मध्य के काल में उसने आर्थिक संकट एवं कमजोर मंत्रिमंडल से लाभ उठाया। 1921 के चुनाव में उसने भाग लिया और 35 सीटें मिली, लेकिन इसके बावजूद विभिन्न कारणों से असंतुष्ट लोगों का सहयोग उससे मिलता रहा। वह साम्यवाद के विरुद्ध एक जो है सशक्त मोर्चे की तरह प्रस्तुत हो गया। देखिए बुर्जुआ वर्ग का पूरा समर्थन मिल रहा था। कम्युनिस्टों ने भयभीत सरकार स्वयं चुपके चुपके मदद करती थी। फांसी दल की शाखाएं पूरे देश में खुल गई और इस तरह फांसी दल एक राष्ट्रीय शक्ति के रूप में उदित हुआ। मुसोलिनी ने पार्टी को जो है रोम चलो का नारा दिया। प्रधानमंत्री जियोलिती ने आपातकाल की घोषणा कर इससे सख्ती से जो है निपटना चाहा। मुसोलिनी की सफलता का प्रमुख कारण यह था कि पहले की तरह उदारवादी समाजवादी मुसोलिनी के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाने में असफल रहे थे। इटली के सभी दल मुसोलिनी को एक मोहरे के रूप में एक दूसरे के विरुद्ध इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन ये सभी दल मुसोलिनी के वास्तविक उद्देश्य और उसकी वास्तविक शक्ति से परिचित नहीं थे। देखिए मुसोलिनी के गृह नीति जो है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सरकार बनाने के पश्चात मुसोलिनी ने पहले सरकार और देश का जो है फांसीवादीकरण किया। सभी पार्टियों पर प्रतिबंध लगा दिए गए। आप देख सकते हैं जो इसका मतलब गृह नीति है किस तरह से काम किया और क्या इसके दिमाग में चल रहा था, वो सब चीजें जो है आपको स्पष्ट हो जाएगा। सभी समाजवादी व अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और आवश्यक समझा गया तो उनकी हत्या भी करवा दी गई। संसदीय व्यवस्था पर पूर्ण नियंत्रण हो गया कायम कर लिया गया और विश्वास, आज्ञा पालन और संघर्ष के नारों के साथ फासिस्ट दल पूरे देश में और जो तंत्र है इस पर यह प्रभावी होता गया। विरोधियों के दमन के लिए ओवरा नामक गुप्तचर संस्था का गठन किया गया, ओवरा, और जिसका मुख्य उद्देश्य था दल के विरोधियों को समाप्त करना। ठीक है, वर्ग संघर्ष के स्थान पर वर्ग सहयोग का नारा देकर ट्रेड यूनियन भंग कर दी गई और मजदूरों पर नियंत्रण कायम कर दिया गया। कृषि उद्योग ऋण बीमा व्यवस्था, जो कृषि था, उद्योग ऋण बीमा व्यवसाय था और अन्य पेशे के क्षेत्र में राष्ट्रीय आयोग बना दिए गए। आर्थिक जीवन में सिंडिकेट और कॉरपोरेशन का एक नया प्रयोग शुरू हुआ जो योग्यता के नाम पर विशिष्टों को बढ़ावा देता है। 1922 ईस्वी में सभी फासिस्ट सिंडिकेटों को जो है 5 कॉरपोरेशन के अंदर संगठित किया गया। कुछ समय पश्चात इनका संघ बना दिया गया। 1926 ईस्वी में सिंडिकेट व्यवस्था को जो है राष्ट्रव्यापी रूप दिया गया। मुसोलिनी इटली के बहुसंख्यक कैथोलिक जनता की भावनाओं का दोहन करने के लिए रोम के तत्कालिक पोप पियस जो है मतलब कि 11 से जो पोप पियस 11वें थे, इनसे एक समझौता कर लिया गया जिसके तहत मुसोलिनी ने वेटिकन सिटी को एक स्वतंत्र राज्य मान लिया और उसे समुचित मुआवजा भी दिया। बदले में पोप ने इटली को मान्यता प्रदान कर दी। मुसोलिनी की जो विदेश नीति है इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए देश की आंतरिक समस्याओं से निजात पाने के पश्चात उसने अपना ध्यान विदेश नीति की ओर केंद्रित किया। पेरिस शांति सम्मेलन के निर्णयों से, जो पेरिस शांति सम्मेलन का जो निर्णय था, इस निर्णयों से इटली के प्रादेशिक विस्तार की इच्छा पूर्ण नहीं हुई थी। अतः क्या किया, मुसोलिनी के विदेश नीति के 2 स्पष्ट उद्देश्य थे। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इटली को सम्मानित स्थान दिलाना और महान शक्तियों के समानांतर इटली को स्थापित करना, ये इसके 2 स्पष्ट उद्देश्य थे। 1920 के दशक में इटली में बृहद पैमाने पर अमेरिकी पूंजी का निवेश हुआ था, परंतु आर्थिक मंदी के फलस्वरूप अमेरिका के द्वारा निवेश वापस लिया जा रहा था। देखिए अफ्रीका में इरिट्रिया, सोमालीलैंड और लीबिया में इटली के साम्राज्य पहले से स्थापित थे। 1935 में मुसोलिनी ने अबिसिनिया पर आक्रमण कर दिया और अतः राष्ट्र संघ ने उसे आक्रमण देश घोषित कर उस पर जो आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट सेशन में द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में डिस्कस करेंगे और ये हमारा हिस्ट्री का लास्ट मतलब चैप्टर होगा। इसके बाद हम लोग जो है एक मतलब कि
वोट करेंगे, पोस्ट डाला जाएगा कम्युनिटी पर, आपको वोट करना है कि किस सब्जेक्ट को जो है स्टार्ट किया जाएगा। तो जो सब्जेक्ट मतलब 3-4 सब्जेक्ट जो है आप लोगों का रिकमेंड है, उन चारों सब्जेक्ट को डाला जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन स्टार्ट होगा। तो आपको वोट करना है, जो वोट सबसे ज्यादा होगा जिस सब्जेक्ट का वो स्टार्ट होगा। तो हमारा एक लास्ट सेशन बचा हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार, इसको जो है डिस्कस करके समाप्त करके पूरे हिस्ट्री को फिनिश कर लेंगे। तो थैंक यू। इसको जो है नेक्स्ट सेशन में हम लोग डील करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।